हेलो डियर स्टूडेंट्स, आलोक फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज, विक्रम में रोहतास बिहार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में मैं आपको केवल कैपेसिटी के बारे में समझाया, जिसमें यदि कोई चालक जो कि कूलम से आवेशित हो और उसका विभव भी हो तो उस आवेशित चालक की धारिता C बराबर Q/D। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए यदि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या R हो तो उस गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 r। इस गोलीय चालक की धारिता का उपयोग करते हुए पृथ्वी की धारिता निकाला गया है। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, तो पृथ्वी की धारिता C का मान आया होगा 0.71 मिलीफैराड या 711 माइक्रोफैराड। अब हम आगे बढ़े हैं। आवेशित चालक में कितनी संचित ऊर्जा होती है? तो यदि किसी आवेशित चालक की धारिता C और वह Q कूलम से आवेशित हो तो उस चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U = 12 Q²/C। इसके बाद यदि उस चालक का विभव भी हो तो उस आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा U = 12 CV²। इसके बाद आप देखे होंगे कि दो आवेशित चालक है, उसका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। तो यदि दो चालक जिसकी धारिता C1 तथा C2 और वह क्रमशः Q1 तथा Q2 कूलम से आवेशित हो, जिसका विभव V1 तथा V2 हो, तो उस चालकों के बीच का उभयनिष्ठ विभव V का मान आया होगा C1 V1 + C2 V2/C1 + C2। इसके बाद इसी को आगे निकाला गया होगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q1 + Q2/C1 + C2। अर्थात दो चालकों के बीच उभयनिष्ठ विभव प्राप्त करने के लिए कुल आवेश में उसकी कुल धारिता से भाग देंगे तो उभयनिष्ठ विभव की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप देखे होंगे दो आवेशित चालकों के बीच आवेश विनिमय के कारण ऊर्जा में कितनी ह्रास होती है। तो यदि दो चालकों की धारिता C1 तथा C2 और वह क्रमशः V1 तथा V2 वोल्ट तक आवेशित हो तो उन दोनों चालकों के बीच आवेश स्थानांतरण के कारण ह्रास हुई ऊर्जा ΔQ का मान निकला होगा C1C2/2 टाइम्स C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। यह ह्रास हुई ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में एवं ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इसके बाद तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम कंडेंसर। अभी तक आपने पढ़ा है कैपेसिटी, तो कंडेंसर देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। इसके लिए लेते हैं कोई चालक को हम आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो क्लियर है इस चालक के विभव में वृद्धि होगी, क्योंकि किसी भी चालक का विभव भी समानुपाती होता है कि आवेश देते हैं तो उस चालक की विभव में वृद्धि होती है। जस्ट अपोजिट, जब चालक को अनावेशित करते हैं यानी आवेश देते हैं तो उस चालक के विभव में कमी होगा। तो यहाँ हम चालक को आवेशित कर रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि होगी। आवेश देते जाएंगे, विभव बढ़ता जाएगा। विभव बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है कि चालक को घेरने वाला जो भी मीडियम है वो मीडियम भी चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक को एक नियत वोल्टेज तक ही आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद यदि आवेश दी जाती है तो वो आवेश चालक पर न रह करके चालक को घेरने वाला माध्यम को भी आवेशित कर सकता है। इसका सिंगल एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई बर्तन है, इसमें हम कोई द्रव डालते हैं तो बर्तन में द्रव का जो लेवल है ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसके अपोजिट बर्तन से द्रव को निकालेंगे तो उस बर्तन में द्रव का लेवल नीचे की ओर डाउन होगा। तो यहाँ डाल रहे द्रव, लेवल बढ़ेगा। जितनी इसकी धारिता है, जितना बर्तन का आयतन है, उतना तक हम इस द्रव को डाल सकते हैं बर्तन में। कहीं इससे ज्यादा द्रव को डाला जाए इस बर्तन में तो वो बर्तन में द्रव न रह करके चारों तरफ द्रव ओवरफ्लो होने लगेगा। यानी इस बर्तन को उसके आयतन तक ही इसमें हम द्रव को डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ हुआ कि किसी भी चालक को एक नियत वोल्टेज तक ही आवेशित
कर सकते हैं। आवेश का परिमाण ही कहलाती है धारिता। तो सिमिलर हम कह सकते हैं कि जितना किसी चालक की धारिता है उतने ही तक हम किसी चालक को आवेशित कर सकते हैं। उससे कहीं ज्यादा आवेश देंगे तो विभव उसका पोटेंशियल बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि उसको घेरने वाला मीडियम भी चार्ज हो जाएगा। तो कैसे इसकी हम धारिता में वृद्धि करें? चालक के आकार में आकृति में परिवर्तन नहीं करना है, धारिता में वृद्धि करना है। क्या अरेंजमेंट करें कि धारिता बढ़ जाए, यानी उस चालक में आवेश लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ ये कि बर्तन के आकार एवं आकृति में परिवर्तन न करें, आपको बर्तन में और द्रव को हम डाल सकें। तो सिमिलर अरेंजमेंट है कि ऐसा ही एक और बर्तन लेते हैं, इन दोनों बर्तन को एक नली से जोड़ देते हैं। इस बर्तन को हम ले लेते हैं ए और दूसरे बर्तन को लेते हैं बी। ए में आप द्रव को डाल रहे हैं तो इसका कुछ द्रव निकल करके बर्तन बी में चला जाएगा। तो बर्तन बी में द्रव आएगा तो बर्तन ए में जो द्रव का लेवल है वो नीचे चला आएगा। यही लेवल इलेक्ट्रिक में है पोटेंशियल। तो लेवल जब इस बर्तन में डाउन होगा तो पुनः इस बर्तन को भरने के लिए और अधिक द्रव को डाला जा सकता है। तो ठीक यहाँ आइए आप कि जो चालक है इसको आप चार्ज कर रहे हैं, इसके समीप अगर कोई दूसरा चालक लेकर के रख दिया जाए तो इन दोनों चालकों के बीच इलेक्ट्रिक इंडक्शन होने लगेगा, विद्युतीय प्रेरण होने लगेगा। विद्युतीय प्रेरण के कारण दोनों चालकों के बीच अब विभव नहीं बल्कि बोलेंगे हम विभवांतर, जिसको इंडिकेट करेंगे आप डेल्टा वी से। विभवांतर में कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ विभवांतर यानी द्रव का लेवल यहाँ घट गया, ठीक उसी तरीके से आवेशित चालक के समीप दूसरे चालक को हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण, विद्युतीय प्रेरण के कारण दोनों चालकों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू घट जाएगा, घट जाता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पुनः पहले वाला जो पोटेंशियल है उसको प्राप्त करने के लिए हम और अधिक आवेश को दे सकते हैं। और जितना ही अधिक आवेश को दे सकते हैं उतना ही इसकी धारिता अधिक होगी, क्योंकि आवेश का परिमाण ही कहलाती है चालक की धारिता। जितना ही आवेश देंगे जितना ही चालक की धारिता अधिक होगी। चालक की धारिता अगर अधिक है इसका मतलब उस पर और अधिक हम आवेश दे सकते हैं। तो इस चालक को आने से पोटेंशियल डिफरेंस में कमी हो गई। पोटेंशियल पूर्वक प्राप्त करने के लिए और अधिक आवेश को दिया जा सकता है। इसके लिए आपने इस चालक के आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो यहीं से डिफिनीशन आता है कि आपकी संधारित्र है क्या, कंडेंसर है क्या। तो संधारित्र चालकों की एक व्यवस्था है, संधारित्र चालकों की एक व्यवस्था है जिसमें चालक के आकार एवं आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि किया जाता है, यानी उसके आवेश लेने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये कैसे वर्क करता है इसको ध्यान देना है। तो इसके लिए हम लेते हैं भाई दो प्लेट, किसी भी संधारित्र में मिनिमम दो चालक रहेंगे जो एक दूसरे के अति समीप व्यवस्थित रहता है। एक को मान लिया ए और दूसरे को प्लेट को मान लिया बी। एक को आप चार्ज कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। जिस पर आप आवेश देते हैं उसका नाम है संग्राहक। इसका नाम है संग्राहक, कलेक्टिंग। जिसके चलते हैं, जिस चालक के चलते धारिता में वृद्धि होती है, आवेश लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, उस चालक का नाम संघनक, कंडेंसिंग बोलते हैं। क्योंकि इस चालक प्लेट बी को आने से इसकी धारिता में वृद्धि हुई तो इसलिए इसका नाम देते हैं हम संघनक, कंडेंसिंग। कलेक्टिंग और कंडेंसिंग मिल करके बनता है कंडेंसर। क्योंकि इसमें
आवेश लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए और भी इसका नाम है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो देखते हैं हम, कलेक्टिंग है जिस पर हम आवेश दिया प्लस q कूलम, तो ये आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। दूसरा प्लेट B जो A से कुछ दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच विद्युतीय प्रेरण होगा। विद्युतीय प्रेरणों में आपने देखा होगा बैक क्लासेस में कि दोनों प्रकार के आवेश प्रेरित होता है, जिसमें समीप वाले पोर्शन पर विपरीत आवेश और दूर वाले पोर्शन पर सजातीय आवेश प्रेरित होता है। तो ये प्लस है, तो प्लेट B के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस q कूलम और बाहरी पृष्ठ पर प्लस q कूलम आवेश प्रेरित होगा। इसको हम बोलते हैं प्रेरित आवेश। संघनक को के बाहरी पृष्ठ को किसी दूसरे प्लेट से या दूसरे चालक से, या इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये अर्थिंग का संकेत है, सिंबल अर्थिंग। तो इस पर जो प्लस q कूलम आवेश आया है, इस तार से होते हुए पृथ्वी में जाकर उदासीन हो जाता है, या अगर दूसरे चालक से हम जुड़े हैं तो दूसरे चालक में जाकर के उस चालक को आवेशित कर देता है। तो प्लेट B के आंतरिक पृष्ठ पर क्या बचा? माइनस q कूलम, यानी संघनक का आंतरिक पृष्ठ माइनस QC, जबकि संग्राहक प्लस q कूलम से आवेशित कर रहे हैं। तो यहाँ क्लियर हुआ कि संधारित्र में कम से कम दो चालक रहेंगे, जिसमें एक चालक का नाम है संग्राहक कलेक्टिंग और दूसरे चालक का नाम है संघनक कंडेंसिंग, जिसमें संग्राहक धनावेशित होता है और संघनक ऋणावेशित होता है। अब प्लेट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया है, इस आधार पर संधारित्र को हम 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यानी संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंडेंसर। तो पहला आता है समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इसमें दो प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित रहता है, यही सिंपल ही है। एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट हो गया। दोनों प्लेट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेट के रूप में ही होगा। ये प्लस, यहाँ होगा ये माइनस। ये हो गया पैरेलल प्लेट कंडेंसर। सेकेंड, गोलीय संधारित्र, एस्फेरिकल कंडेंसर। एस्फेरिकल गोलीय संधारित्र, इसमें दो गोला रहेगा, जिसमें दोनों का केंद्र एक ही होता है, यानी संकेंद्रित गोला। एक बड़े गोले के अंदर छोटा गोला संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित रहता है। ये हो गया ए, दूसरा ऊपर वाला हो गया बी। ये हो गया संग्राहक जो धनावेशित होगा प्लस q कूलम से आवेशित। दूसरा गोला बी जो संघनक होगा, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस q कूलम आवेश होंगे। बाहरी पृष्ठ पर का जो प्लस q कूलम आवेश होगा वो दूसरे चालक में या पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये हो गया गोलीय संधारित्र। तीसरा आता है बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कंडेंसर। इसमें दो बेलन होंगे जो समकक्षीय रूप में व्यवस्थित रहता है। एक छोटा बेलन, इसके बाहरी वाला बेलन, दोनों का अक्ष एक ही होगा। ये अक्ष हो गया। इसमें अंदर वाला ए जो धनावेशित होगा, इसके पूरे पृष्ठ पर प्लस आवेश समान रूप से फैले रहेंगे। बाहर वाला बेलन हो गया बी, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस q कूलम आवेश वितरित रहेगा। बाहरी पृष्ठ
किसी दूसरे चालक से या अर्थिंग किया होता है, इसमें भी अर्थिंग किया रहेगा। तो ये 3 टाइप का होते हैं संधारित्र। तो आपको आईएससी के क्वेश्चन में ज्यादा करके पूछता है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त करें। तो हम आते हैं, सबसे पहले डिफाइन करेंगे संधारित्र की धारिता क्या है। तो संधारित्र की धारिता को डिफाइन करने के बाद वो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपने अभी तक देखा कि किसी भी संधारित्र में कम से कम 2 चालक रहेंगे जो एक दूसरे के प्रति समीप व्यवस्थित रहता है, जिसमें संग्राहक धनावेशित और संगणक ऋणावेशित होगा। तो यदि उन दोनों संग्राहक और संगणक के बीच का विभवांतर डेल्टा V हो और वह Q कूलम से आवेशित हो, तो इसकी धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V न लिखकर के अब डालेंगे विभवांतर डेल्टा V, क्योंकि संधारित्र में मिनिमम 2 चालक रहेंगे। तो यदि दोनों चालकों के बीच का विभवांतर डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो, तो धारिता C इज इक्वल टू हो जाएंगे Q। यानी किसी संधारित्र की धारिता आवेश के बराबर होता है जब उसके दोनों प्लेटों के दोनों चालकों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट। तो सुटेबल डिफिनेशन बनेगा कि किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर में इकाई वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश दी जाती है, उस आवेश के परिमाण को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। यहां से संधारित्र के धारिता का एसआई यूनिट, तो आवेश का एसआई यूनिट रखेंगे, बटन में विभव का एसआई यूनिट रखेंगे। तो संधारित्र के धारिता का एसआई यूनिट इक्वल टू आवेश का एसआई यूनिट आपको पता होगा कूलम, विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट, जिसको बोलते हैं फैराड। डायमेंशन, तो डायमेंशन लिखने के लिए वही प्रोसीजर यूज करेंगे हम। आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला आईटी या एटी भी होता है बाई विभवांतर या विभव का आया होगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 आई इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 3 है, ऊपर जाएगा +3 होगा, टी यहाँ मौजूद है, टी की पावर 4, आई इनवर्स है, ऊपर जाके आई होगा, यहाँ आई है, आई स्क्वायर। तो डायमेंशन एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी पावर 4 आई स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच अगर हम पारा विद्युतीय पदार्थ को रखते हैं तो इसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पारा विद्युतीय पदार्थ है क्या। तो पारा विद्युतीय पदार्थ वो पदार्थ है जिसको हम विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो आवेशित तो नहीं होता है, लेकिन विद्युत के सारे लक्षण को वो प्रदर्शित करता है। जैसे कांच हो गया, अवरक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारे पदार्थ को बोलते हैं पारा विद्युतीय पदार्थ। तो संधारित्र का ये संग्राहक है जो धनावेशित है, जिसको इंडिकेट किया गया है के से प्लस Q कूलम से चार्ज है। दूसरा प्लेट बी जो संघनक है, जो आवेशित है -Q कूलम से। इन दोनों प्लेटों के बीच हम रख रहे हैं कोई पारा विद्युतीय पदार्थ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्लेट ए धनावेशित है, बी ऋणावेशित है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसका डायरेक्शन प्लस से -Q। यानी संधारित्र में विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है संग्राहक से, यह है संग्राहक, यहां है संघनक। तो विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन
संग्राहक से संघनक की ओर होता है। दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के समानांतर होगा, इसलिए प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र समान होगा, समरूप होगा। लेकिन इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच हम रख रहे हैं पाराविद्युतीय तार, तो उसके भी अणु है, परमाणु है। तो किसी एक परमाणु अणु पर हम विवेचना करते हैं, तो इसका जो प्लस आवेश होगा, धनावेश, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे की ओर यानी संघनक की ओर, और जो माइनस आवेश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में यानी संग्राहक की ओर विस्थापित होगा। ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे और होंगे। तो धन आवेश विस्थापित होगा संघनक की ओर, ऋण आवेश विस्थापित होगा संग्राहक की ओर। तो इस तरीके से जो भी हम इस पाराविद्युतीय पदार्थ को रख रहे हैं उसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। इसको इंडिकेट करते हैं EI, जबकि संग्राहक और संघनक के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसका डायरेक्शन संग्राहक से संघनक की ओर होगा। इस पाराविद्युतीय पदार्थ को रखा तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इसमें यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर यानी संघनक से संग्राहक की ओर। तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E माइनस EI, क्योंकि इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। EI है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, E है जो दोनों प्लेटों के बीच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निगेटिव होने से उसका वैल्यू कम हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कम होने से प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, माइनस में, और डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डी डेल्टा एक्स। तो जब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ही घट गई तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो भी घट जाता है। तो यहाँ ये क्लियर होगा कि जब किसी भी संधारित्र में के दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई पाराविद्युतीय पदार्थ रखेंगे तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, विभवांतर भी घट जाता है। अब यहाँ धारिता आपको मिला होगा, धारिता C बराबर Q बाई V। जब विभवांतर घट गया तो धारिता में वृद्धि हो जाएगी। यानी निष्कर्ष निकला, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई पाराविद्युतीय पदार्थ को रखेंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ निकला कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई पाराविद्युतीय पदार्थ को रखेंगे हम तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में कमी, विभवांतर में कमी, जिसके चलते धारिता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसका व्यंजक कितना होगा। थैंक यू।